गुड इवनिंग। वेलकम एवरीवन। फ्राइडे के फेसबुक लाइव सेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिस्टर दीप अरोड़ा हमारे साथ हैं, जो माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और बहुत प्यारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह इस प्रॉमिस्ड हम आ गए हैं फ्राइडे 5 बजे के लाइव सेशन पर। और एक और इंटरेस्टिंग सेशन है आज हमारा, जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए भी होती है और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो कि नहीं पता होते हैं। तो सर आज आप हमें बताइए कि जो स्पाउस वीज़ा है, जो कनाडा स्टूडेंट्स गए हैं स्टडी वीज़ा के लिए, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट स्पाउस हैं जो बाद में वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं, वर्क करने भी चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिए कि किस तरह से वो जा सकते हैं, कौन सा वीज़ा उनके लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सोनिया, आपका भी स्वागत है जी, क्योंकि आप भी इतना टाइम निकालते हैं अपने पूरे स्केड्यूलिंग में, और एक हफ़्ता हम हमारे जो प्यारे ऑडियंस हैं उनकी भी वेट करते हैं कि जो भी हमने प्रिपेयर किया होता है मटेरियल, तो उनको हम दे दें। तो सबसे पहले जैसे कि मैडम ने बताया कि माई वीज़ा ओवरसीज़ लुधियाना घुमार मंडी से ऑपरेट कर रहा है, और सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में मिस्टर सिकंदर वहाँ से चला रहे हैं। और कोई भी आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो 10 to 6 आप कभी भी मिस्टर सिकंदर अरोड़ा को फ़ोन कर सकते हैं। लुधियाना में आपने आना हो तो मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेकर, हमारी टीम से अपॉइंटमेंट लेकर आप 10 to 6 लुधियाना ब्रांच में घुमार होने मिल सकते हैं। राइट। तो जैसे ही आपको मालूम है कि जो हमारा सीरीज़ चल रही है लाइव सेशन की फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 210 प्लस वीडियोस हमारी यूट्यूब पे आ चुकी हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि इन्फॉर्मेटिव सेशन हो, इंटरेक्टिव सेशन हो और अवेयरफुल सेशन हो, कि आपको अवेयरनेस पूरी मिल जाए। तो उसी ही सीरीज़ के तहत हमने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लिया था। वो टॉपिक है स्पाउस स्टडी परमिट। जो स्पाउस जो लोग हैं, जो स्पाउस लेट्स सपोज वहाँ पर हस्बैंड पढ़ने गया हुआ, तो यहाँ पर वाइफ यहाँ पे जाना चाहती है, तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट कहते हैं। या वहाँ पर सपोज वाइफ है और यहाँ से हस्बैंड जाना चाहते हैं, तो वो सेम ओपन वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जिसे हम डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, उस पर जाते हैं। बट इतना आसान नहीं होता। जैसे एक मार्केट में र्यूमर्स है कि सर ऐसे करते हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी कैटेगरी अलग अलग है। विजिटर वीज़ा का मतलब है कि आप वहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है कि आपका पर्पज़ क्या है वहाँ पर जाने का। तो नो डाउट कि विजिटर वीज़ा के साथ वर्क परमिट का भी स्लैश पड़ा होता है जब आप फॉर्म भरते हैं। बट वर्क परमिट के साथ हमें आपकी जो स्पाउस की डिटेल देनी होती है। तो आपका जो फॉर्म है वो स्पाउस वीज़ा, जो ओपन वर्क परमिट पे जो स्पाउस वीज़ा है, उसके तहत वो गिना जाता है। अब उसके लिए कई कंडीशंस हैं, कई डॉक्यूमेंटेशंस पार्ट हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो इवन जो कंसल्टेंट हैं वो भी कई बार उनके माइंड से स्किप हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो आज की डेट में तो थैंक गॉड कि कनाडा बहुत लीनियंट है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के हो सकता है कि किसी कंसल्टेंट या एजेंट को नॉलेज ना हो फॉर्म भरने की, या कुछ रह जाए उसमें, तो हो सकता है कि वहाँ पर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए। अदरवाइज़ यदि इसको प्रॉपरली उस फॉर्म को फिल्ड किया जाए तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस पार्ट कौन सा चाहिए होता है। देखिए, 2 किस्म के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। पहला तो जो स्पाउस यहाँ से जाना चाहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कनाडा में ऑलरेडी हैं। तो हम पहले बात करेंगे जो इंडिया से जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो इतना डिफिकल्ट टफ नहीं होता, क्योंकि नेचुरली क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे गया हुआ तो उसके बाद स्टडी परमिट होगा, या वहाँ पर जो 20 आवर्स के राइट्स हैं वो होते हैं, या वहाँ पर की जो अकोमोडेशन है वो होती है। वो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। बट लास्ट का जो सीरीज़ होगा, लास्ट का जो वीडियो होगा, वो 3-4 मिनट उस पर बात करेंगे। मेजरली जो 8-10 मिनट बात करेंगे वो जो यहाँ पर जो स्पाउस है वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए होगा, कोई मेजर सेशन ही उनके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपने अपना जो मैरिज है,
जो अपने मैरिज के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपके जेन्युइन होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। कई लोग क्या करते हैं कि सर आप मुझे बस बताइए कि कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, हम मैरिज सर्टिफिकेट भी ऐसे जाली बना देंगे, फेक हो जाएंगे, या हम ऐसा कारोबार शो कर रहे हैं वो भी फेक कर देंगे, बस आप हमारा वीज़ा लगवा दो। ऐसा माई वीज़ा ओवरसीज़ की ना कभी प्रैक्टिस रही है ना रहेगी। हमें तो जो चेकलिस्ट है कनाडा की जो वेबसाइट पे जो चेकलिस्ट है वही हम डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि उनकी मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए। अब मैरिज जेन्युइन कैसे प्रूव करेंगे? इसके प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं कि बिफोर मैरिज उनका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, और उनके जो प्रूफ्स हैं मैरिज के प्रूफ चाहिए होती है, और आफ्टर मैरिज वो कभी उन्होंने सपोज हनीमून पीरियड पे गए हैं या आफ्टर मैरिज जो भी उनकी एक्टिविटीज़ आउटसाइड रही हैं, सिटी के आउटसाइड या इवन स्टेट के आउटसाइड या कंट्री के आउटसाइड भी, तो वो पूरा प्रूफ चाहिए होता है। तो 3 पार्ट होते हैं कि एक जो उनकी जो एंगेजमेंट से पहले का टाइमिंग्स, एंगेजमेंट और मैरिज का टाइमिंग, उसके बाद जो है मैरिज के बाद का टाइमिंग्स। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही माइन्यूटली पहुँच करनी पड़ती है। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, देखिए जब रिंग सेरेमनी होगी, स्टार्टिंग में सपोज पहले मिले हैं तो मिलने का हमें प्रूफ चाहिए। जो टाइम लाइन पे जो फोटोग्राफ्स हैं वो चाहिए कि मान लो मैरिज हुई है दिसंबर 2022 में, तो वो पहले मिले थे सितंबर 2022 में, तो सितंबर से हमें उनका जो रिलेशनशिप है वो इन्फोर्स चाहिए होता है कि वो वाकई ही मिले हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। तो जो फोटोग्राफ्स हैं सेल्फी हो विद टाइम स्टैम्प, हाँ यस, जो टाइम स्टैम्प लगा हो, जो टाइम लाइन हो, तो दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। क्योंकि हमने तो देखिए लड़का लड़की को तो हम एम्बेसी में नहीं ला सकते, तो डॉक्यूमेंटेशंस को ही हमने आगे प्रूव करना होता है, राइट। उनके फोटोग्राफ्स ही बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो टाइम लाइन आपकी हो फ़ोटोज़ के ऊपर कि इतने टाइम पे, इतने सेकंड, इतने मिनट पे हम वहाँ पर मिले थे। ये प्रोसेस होने के बाद जब एंगेजमेंट का टाइमिंग्स आते हैं, तो एंगेजमेंट के आपकी जो रिंग एक्सचेंज होती है उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। आपके जो इन लॉज हैं या खुद और इन लॉज, इन सभी की जो उनके खुद के पेरेंट्स और जो उनके इन लॉज हैं उनकी सभी की एक जो फ़ोटो, पूरी फैमिली की फ़ोटो होती है वो चाहिए होती है। फैमिली फोटोज विद कपल और दोनों फैमिली के साथ में फोटो एग्जैक्टली, बिल्कुल ब्लेस करते हुए उनको हमें फ़ोटो चाहिए होती है, ताकि ये जेन्युइन मैरिज है, जेन्युइन एंगेजमेंट है। उसके बाद जब मैरिज का दौर चलता है तो उसके बीच में कई तैयारियां होती हैं, कई रिचुअल्स होते हैं, वो मनाए जाते हैं। तो उन रिचुअल्स की जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी हमें अवेलेबिलिटी में होनी चाहिए। उन्होंने कोई अपनी क्लोथिंग परचेज़ की है या रेंट पे ली है, वो उसकी प्रूफ चाहिए होते हैं। वेडिंग ड्रेसेस होती है वो प्रूफ, वो हमें उसका प्रूफ चाहिए होता है। जो उन्होंने कोई बैंक्वेट हॉल या कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल्स या बुक किए हैं उसका हमें प्रूफ चाहिए होता है, विद बिल चाहिए होता है। गोल्ड लिया है तो गोल्ड यदि वो जीएसटी काट के या कोई पक्के में बिल है तो वो ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं। कई बार होता क्या है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो पक्के बिल नहीं देते, या हम भी कहते हैं कि ठीक है आप बच्चे में टैक्स बचाने के लिए तो आप टैक्स भरिए, ताकि जेन्युइनिटी प्रूफ हो कि यस कि आपने ये जो गोल्ड लिया है वो जेन्युइन मैरिज पर्पस के लिए ही गोल्ड लिया है। उसके बाद जब शादी का दौर आता है तो शादी में फ़ोटोग्राफ्स अप्रॉक्सीमेटली हमें 25 से 30 फोटोग्राफ मिल जाए। टोटल हमारी कोशिश होती है कि 30 से 40 फ़ोटोज़ हम आपकी अपलोड कर दें, जो मेन आपके इवेंट्स की जो सीरीज़ है वो शो होती है। मैरिज में नो डाउट कि जब हिंदू परिवार की है या सिख परिवार की है तो उनके रिचुअल्स के मुताबिक पंडित जी हैं या ग्रंथी साहब हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी के परिक्रमा ले रहे हैं, तो उनकी हमें सारी जो फोटोग्राफ्स हैं वो चाहिए होती हैं। फिर जब वो उनका जयमाला होती है या ऐसे जो रिचुअल्स हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। पहले जैसे हल्दी मेहंदी है, हाँ हल्दी मेहंदी का, हाँ बिल्कुल भी जागो वगैरह है, तो ऐसा जो हिंदू और सिख जैसे भी परिवार को बिलोंग करते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैसे भी आपके रिचुअल्स हैं, वी नीड टू शो कि हम अपने रिचुअल्स के मुताबिक हैं। हाँ बिल्कुल मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डालना, एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर आप जब घर आते हैं तो घर आने की भी जो स्नैप्स हैं
वो चाहिए होती है कि उस वक्त जो अपने कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स करते हैं, हाँ बिल्कुल गाना खेलते हैं, मैडम को ज़्यादा मालूम है ना। सो ऐसे ऐसे जो रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि नो डाउट कि फीमेल इससे ज़्यादा फेमिलियर होती हैं, तो ये जो रिचुअल्स की जो फोटोग्राफ्स हैं वो चाहिए होती है। उसके बाद सपोज आप हनीमून पीरियड पे जाते हैं, कोई होटल बुकिंग कराते हैं, तो उस होटल्स के जो पेपर्स हैं, उनके जो अपने रेंट भरे हैं, तो उसका भी हमें बिल चाहिए होता है। आप सपोज़ आपने कोई फ़्लाइट ली है, स्टेट टू स्टेट भी फ़्लाइट ली है आपने, तो उसका भी आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर सेल्फीज़ आप दिखा सकते हैं। कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड किया है, हाँ, कहीं पर शादी के बाद कई मौका मिल जाते हैं कि आप फैमिली फंक्शन जाते हैं या किसी फैमिली से मिलने भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज कोई चाची, मम्मी, ताई, बुआ, बहन जो भी आपको बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने स्नैपशॉट लेके जाएँ, वो ले और हमें वो प्रोवाइड करवाए। तो ये जो सीरीज़ है डॉक्यूमेंटेशंस की, ये बहुत मायने रखती है। उसके साथ जब शादी नो डाउट कि आपकी हो जाती है, तो उसके बाद SDM से जो हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी दैट इज़ आल्सो प्रूफ। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जो स्पाउस है, यहाँ से मान लो फीमेल वहाँ पर है और मेल यहाँ से गए हैं, तो वो यहाँ पर काम क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, या कारपेंटर है, या कोई जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या कुछ भी। हाँ, नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात होती है कि प्रूव करने की, काम क्या करते हैं वो हमें एग्जैक्टली वहाँ पर जाके क्या करेंगे। तो वो नीड टू शो कि आप सपोज यहाँ पर एक अकाउंटेंट हो, तो नो डाउट कि वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो काम वो वहाँ जाकर ही ढूंढेंगे या यहाँ पे उन्हें पता होना चाहिए? देखिए, हाँ, ये ओपन वर्क परमिट होता है, ये काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो वहाँ पर लैंड करते हैं, तो वो जो स्पाउस होता है वो ओपन है, वो कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक उनकी जो वाइफ है जो वहाँ पर गए हैं, या उनके हस्बैंड वहाँ पर गए हैं, तो जो भी स्पाउस यहाँ से जाएगा वो जब तक ही रह पाएगा जब तक उनके वहाँ पर हस्बैंड है या वाइफ है जो रहते हैं उनके साथ ही, वो उस समय तक ही रह पाएगा या काम कर पाएगा। तो इनका वीज़ा जो है वो कंडीशनल होता है? यस, जब तक वीज़ा वाला वहाँ है, हाँ, तभी तक वो स्पाउस वहाँ रह सकता है। बिल्कुल, स्टडी के बाद फिर वर्क मिलता है तभी वहीं पर है, तो आने की ज़रूरत नहीं उनको। जब तक वो वहाँ है, एग्जैक्टली, जी, जब तक एक स्पाउस वहाँ, एक मेल या फीमेल जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो वहाँ पर है, तो स्पाउस वहाँ पर तब तक रह सकते हैं, चाहे वो स्टडी परमिट में वहाँ पर 2 साल में है, तो अगर 3 साल का जो वर्क परमिट है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो 5 साल की स्टेट यदि उस स्टूडेंट की होती है, मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट है, तो जो स्पाउस की भी जो लेंथ है, स्पैन है वहाँ पर रहने का, वो भी 5 साल ही रहेगा। यदि वो जितना टाइम वहाँ पर रहते हैं उतना टाइम ही रहेगी। तो इसमें जो बाद में स्पाउस जा रहा है उसके एकेडमिक्स लगते हैं? हाँ जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जैसे मैंने मैरिज सर्टिफिकेट कहा, फिर मैंने ये कहा कि उनके जो काम किया उन्होंने, जो उनकी जो हमें सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कि वो कहाँ पर उनकी कोई दुकान है, शॉप है, या वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वो गया, उसके भी फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। सेकंड, जैसे सोनिया ने कहा कि हमें उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो भी चाहिए। कोशिश करिए कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो +2 हो। ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि 10th क्लास वाला नहीं जा सकता, बट कोशिश ये, क्योंकि अब वहाँ पर डाउट आता है कि एक लड़की जो है वो मास्टर्स करने जा रही है और यहाँ पर जो लड़का है वो अभी 10th पास है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता माइंड में एम्बेसी के वीज़ा अफसर की, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना हो, तो वहाँ पर कुछ स्क्रूटनी ज़्यादा हो जाती है। तो जो एजुकेशन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट बराबर है। लड़की ने मान लीजिए कि PG कोर्स करने जा रहे हैं और लड़का यहाँ पर ग्रेजुएट है, या लड़की मास्टर करने जा रही है और लड़का भी यहाँ पर ग्रेजुएट है, तो वो बात बनती है। अब लड़की मान लीजिए MBA करने जा रही है और लड़का यहाँ पर 10th है, तो वो जो 7-8 साल का जो गैप है एजुकेशन का, स्टडी का, वो फिर डाउट के दायरे में आ जाता है कि ये कैसा क्यों करना चाहते हैं। या कई बार लड़की की एज वहाँ पर जो गई है वो ज़्यादा होती है, लड़का यहाँ पर कम एज का है, क्योंकि मैरिज का इंडिया में कुछ ऐसा रूल है कि लड़की की एज 2-4 साल या ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, पर लड़का ऑलमोस्ट बड़ा ही होता है। तो मान लीजिए लड़की वहाँ पर गई है जो 25 साल की है और लड़का यहाँ पर 21 साल का जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसा क्यों है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, राइट। और जस्ट इन केस उनका कोई बेबी हो बाई चांस, हाँ, वो बेबी साथ में जा सकते हैं। जब एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट, चाहे वो मेल है जो फीमेल है, वो यदि वहाँ पर चले जाते हैं तो पीछे से
जो उनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं विद किड्स हैं तो वो सारे के सारे जा सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ स्पाउस ही जाएगा, उनके बच्चे भी साथ में क्या तब जा सकते हैं। नहीं अप्लाई कर सकते जब मेन एप्लीकेंट स्टडी वीज़ा अपना अप्लाई कर रहा है तो साथ में ये नहीं? देखिए साथ में जा सकते हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ में ये जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा एनफोर्स होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं, उनकी स्टडी भी 4-4 साल की होती है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए स्पाउस प्लस उनके किड्स इकट्ठे जा सकते हैं। कॉलेजेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है कि पहले 6 महीने का पीरियड वो सेटलमेंट में लगा लें, क्योंकि बिल्कुल अलग किस्म की स्टडी करनी है जो इंडिया के बराबर नहीं है, हायर लेवल पे है, वहाँ पर एक्सेंट डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, वहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो कई चीज़ें देखनी पड़ती है। जब वो लड़की वहाँ पर गई है या लड़का वहाँ पर गया तो 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि कम से कम वहाँ पर सेटलमेंट हो जाए, देन वो यहाँ से लड़का है या लड़की यहाँ से स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया कि यहाँ से जो पर्सन जाते हैं। बैंकिंग में बताना भूल गया कि तकरीबन 10 लाख के करीब अपनी बैंकिंग जरूर रखिए। वैसे 6 से 10 लाख के करीब में चलती है, बट हमारा ये मानना है कि 8 से 10 लाख की बैंकिंग रखिए और 6 महीने पुरानी आपकी बैंकिंग को ट्रांजैक्शन आप दिखाते रहिए, ताकि ये भी शो करे कि आप वहाँ पर उस लड़की पे जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है या लड़का है वहाँ पर उस पर आप बर्डन नहीं बनेंगे। तो आपकी बैंकिंग, आपकी ITRs, आपकी जो प्रोफेशन के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपकी मैरिज के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपके वर्क के डॉक्यूमेंटेशन हैं, तो ये सारे साथ में लगते हैं, बड़ी सीरीज़ में लगते हैं। इसको कंप्रेस किया जाता है, कुछ MBs की फ़ाइल अपलोड करनी पड़ती है, तो बहुत सी सोच विचार के ये काम करना पड़ता है। और जब वहाँ पर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसको भी अपने वर्क परमिट के सपोज स्टडी वीज़ा पे है तो स्टडी वीज़ा के उनको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। वो वर्क परमिट पे आ गया तो उसके देने पड़ते हैं, उसके अकोमोडेशन कहाँ पर है वो प्रूफ देना पड़ता है, वो टैक्स कितना डिडक्ट करा रहे हैं वो। तो ये सारी जो 20, 22, 25 किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप ज़्यादा आप हमसे पूछे जाएंगे तो नो डाउट कि आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, तो हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हमें 12-15 मिनट मिलते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि ये तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की काउंसलिंग हो जाती है मिनिमम। तो क्योंकि हमने बहुत बारीकियों से वो फाइल लेनी होती है और बहुत टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर तो हम एक कॉन्टेम्परेशन कहते हैं कि ऊपरी सतह से हम आपको बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन ले गया। अब उस डॉक्यूमेंटेशन का भी आगे हमने स्क्रूटनी करती होती है कि ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ आपको रिफाइंड वे में हमें देनी चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसके भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होती है अकोमोडेशन के साथ, और प्लस यहाँ के जो डॉक्यूमेंटेशन है विद ITR, बैंकिंग और जो उनकी मैरिज के प्रूफ्स हैं और उनके जो कारोबार के प्रूफ हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो सारा हमें चाहिए होता है। तो बाकी का प्रोसेस सेम होता है जैसे विजिटर वीज़ा में होता है, बायोमेट्रिक होते हैं? सारा वैसे ही सेम है जी, सिर्फ इसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो जाती है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है। बट कोशिश ये करिए, मतलब कोशिश नहीं, ये कंफर्म कर लीजिए कि जो वहाँ पर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ पर पढ़ने गए हैं तो यहाँ पर कभी भी विजिटर वीज़ा मत अप्लाई करिए, आप वहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। और ये एक और बात थी कि जैसे कि जो स्टडी वीज़ा पर गए हैं उन्होंने तो काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस भरे होते हैं, फीस है, वो GIC वगैरह भी सब किया होता है, तो इनके ऊपर तो उतने चार्जेस शायद नहीं लगते होंगे? हाँ नहीं, मैंने जैसे बताया कि 8 से 10 लाख रुपए उनको फंड शो करना पड़ता है कि मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, शो करने में साथ में लेके जाने पड़ता है कि मेरे पास इतने सफिशिएंट फंड है। अब यूज़ तो वहाँ पर हर महीने वाइज ही होंगे ना, राइट, तो वहाँ पर वो अर्निंग भी करेंगे तो वो तो अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ होती रहेगी। बट स्टार्टिंग में कि एकदम अपने वाइफ पे या हस्बैंड पे वो बर्डन ना बने, तो आपके पास कम से कम $10,000 मिनिमम आपके पास, जैसे मैं 6-7 लाख कहता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ITR मायने रखती है कि इतनी होनी चाहिए या यहाँ टैक्स भरते हो तो? देखिए ITR जी बिल्कुल ITR मायने रखती है, क्योंकि ITR से आपका जो प्रोफेशन है वो प्रूव होगा कि आपने वहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं वो भी आपके पास स्किल है ऑलरेडी, क्योंकि कनाडा कभी नहीं चाहता कि हमारे पास अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सन आए। तो यहाँ पर कुछ ITR कुछ कमाते होंगे, ITR होगी तभी तो वो वहाँ पर जा पाएंगे। तो 3 साल की कंपलसरी है या 1? देखिए 3 साल कहा जाता है, 2 साल का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर 3 साल के लिए जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 3 साल के हम ITRs ले लेते हैं जी। तो शायद जो एक्चुअल यूज़र हैं उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो एक्चुअली इसको करना चाहते हैं या इस प्रोसेस में हैं, तो ज़रूर जिनको भी इंटरेस्ट है जो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। कुम्हार मंडी लुधियाना में हमारा ऑफिस है और 10 to 6 हमारा टाइम होता है। फ़ोन कर सकते हैं सर से भी या मुझसे बात कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने पास जब
जमा करके रखते हैं और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सर एकदम नॉन स्टॉप आंसर के साथ रेडी होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और हम मिलेंगे अगले लाइव सेशन में फेसबुक के, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।